Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So CIB दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सीरीज CIB ऑन द गो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सीरीज है। इस सीरीज में आपको जो कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से कवर अप करवाए जाएंगे कि आप आसानी से शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को अपने कवर अप कर सको इन द 30-35 मिनट्स ऑफ स्पैन। तो आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम लोग मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कवर अप कर चलेंगे, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 ऑफ ABFM है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि EduTab ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए एक फ्री ई बुक लॉन्च की है। आपको उसके लिए क्या करना है, EduTab की वेबसाइट पर जाकर आपको CIB सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में ई बुक मिल जाएगी, और आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब इस ई बुक में है क्या, इस ई बुक में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस MCQs और डिटेल्ड सिलेबस। ये आपको आपकी एग्जाम प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है लाइक नेम, ईमेल एंड ऑल, और आपको यहाँ डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक करने पर अपनी ई बुक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस ई बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल हो पाए, राइट। तो अपने सेशन पर वापस आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, जहां पर हम लोग मैनेजमेंट की अप्रोचेस के बारे में बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट अप्रोचेस जो है वो एक साथ ही मैनेजमेंट डेवलप नहीं हुई है ना। देयर वाज अ टाइम गैप, धीरे धीरे कर कर चीज़ों में डेवलपमेंट आई, और दस जो है हमारी मैनेजमेंट अप्रोचेस की एक टाइमलाइन बन गई, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्लासिकल स्कूल आया, जहां पर जो है स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी मशीन वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। फिर बिहेवियरल स्कूल आया। देखिए, हर अप्रोच जो है वो अपनी प्रीवियस अप्रोच की लिमिटेशंस को ओवरकम कर कर चलेगी, ठीक है ना। तो बिहेवियरल अप्रोच आई, जहां पर इन्होंने ह्यूमंस के ऊपर फोकस करना शुरू किया। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी पर फोकस किया गया अंडर द क्लासिकल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल में जो है ह्यूमन बींग्स जो कि उन मशीनरीज को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस जो है हमारा शिफ्ट हो गया। देन केम द क्वांटिटेटिव स्कूल, जहां पर मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज किया गया। क्वांटिटेटिव से ही समझ में आ रहा है कि हमने मैथमेटिकल एनालिसिस को बीच में इंक्लूड कर दिया। देन केम्स द सिस्टम स्कूल, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम माना गया कि सब रिसोर्सेज जो है वो एक साथ स्टडी किए जाने चाहिए और इंटरैक्ट किए जाएंगे। देन केम द कंसिस्टेंसी स्कूल, जो कि सिचुएशनल अप्रोच पर बेस्ड था, एंड कंटेम्प्रेरी स्कूल, जिसमें हमारे पास दो सब पार्ट्स हैं, TQM एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी स्कूल्स को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी है क्लासिकल, या फिर आप इसको ट्रेडिशनल स्कूल बोल सकते हो। तो इसका क्रक्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन समझा गया। यहाँ पर बोला गया कि आपको प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर एक ही बात थी, दैट प्रोडक्शन इज द फर्स्ट थिंग टू डू, ठीक है ना। प्रोडक्शन सबसे पहले है, उसके अलावा हमें किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है ताकि हमारी एफिशिएंसी जो है वो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच सके, राइट। तो इसके फीचर्स क्या थे कि एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम सेटअप किया जाए, जिसमें प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, एरर्स की रेक्टिफिकेशन के ऊपर फोकस किया गया, एम्प्लॉय की कॉन्टिन्यूटी को एज्यूम कर लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज आए, मान लिया गया कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अकाउंटिंग मॉडल्स के ऊपर बेस्ड था, और जो है हर टाइप के एम्प्लॉय को सेम वेटेज दी गई। कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसकी प्रोडक्शन कम है, किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई भी जो है फोकस नहीं किया गया। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ इतना बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है आप लोग कर कर चलेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का रोल जो है वो काफ़ी फिक्स था,
ठीक है ना। एम्प्लॉयज का जो रोल है वो काफी फिक्स्ड टाइप का रोल यहाँ पर कंसीडर किया गया। रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो रूल्स और प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करवाया गया तो डिसिप्लिन आ गया, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई, प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या आई कि ह्यूमन इमोशंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन बिल्कुल खत्म था। जब आप सब एम्प्लॉयज को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, सब एम्प्लॉयज को आप एक ही तराजू में तोल रहे हो, है ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग वेरी हार्ड, है ना। तो बेनिफिट ज़रूर हुए इस स्कूल के, बेनिफिट ज़रूर हुए इस मॉडल के, बट यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी गई, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है उसने ऑलमोस्ट इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया, दैट इज द नियो क्लासिकल और यू कैन से द बिहेवियरल स्कूल। यहाँ पर जो फोकस था, यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट की जो थिंकिंग थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। यहाँ फोकस जो है वो लोगों पर, पीपल पर किया गया, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों पर फोकस किया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया गया। मैनेजमेंट को यहाँ पर आते आते ये समझ में आ गया कि बिजनेस की जो मशीन्स हैं, बिजनेस को मशीन्स, सिर्फ मशीन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लोग चाहिए, है ना। तो बिहेवियरल कंसेप्ट जो है, बिहेवियरल स्कूल जो है वो वहीं से आया। तो एक कंपैरिजन फॉर्म में अगर हम समझ के देखें तो क्लासिकल स्कूल का कंप्लीट फोकस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर था, वेराज जो बिहेवियरल स्कूल है वो हमारा लोगों पर, पीपल पर फोकस कर कर चलता है। वहाँ पर एम्प्लॉयज को रिसोर्सेज माना गया, यहाँ पर एम्प्लॉयज को ह्यूमन बींग्स, इंसान समझा गया, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है ना। वहाँ पर फिक्स्ड रूल थे, स्टैंडर्ड रूल्स थे, यहाँ पर मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। वहाँ पर बोला गया जो आपको काम दिया गया आपको करना ही करना है, यहाँ पर टीम वर्क के ऊपर फोकस किया, एम्प्लॉय बॉन्डिंग के ऊपर फोकस किया। और नियो क्लासिकल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही थी, क्योंकि सब लोग एक मशीन की तरह लगे और मशीन की तरह काम कर रहे हैं। बट बिहेवियरल स्कूल में आते आते फॉर्मल्स के साथ साथ इनफॉर्मल जो है रिलेशंस वो भी डेवलप होने लग गए। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, सोशल नीड्स जो हैं उनके ऊपर फोकस किया गया और माना गया कि ये सब चीज़ें जो है ये एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, एक एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट लेकर आती हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतनी सी बात है कि हैप्पी एम्प्लॉयज़ जो हैं दे विल जनरेट बेटर देन द अनहैप्पी एम्प्लॉयज़। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली जो है इट विल इम्प्रूव। ये हमारे बिहेवियरल स्कूल ने बोला, ठीक है। आई होप आपको अब जो हमारी क्लासिकल है और नियो क्लासिकल या बिहेवियर जो है वो आपको यहाँ पर क्लैरिटी बन चुकी होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर, नेक्स्ट स्कूल पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैस्लो की हियरार्की थ्योरी। मैस्लो हियरार्की थ्योरी इब्राहिम मैस्लो ने दी। इसको नीड हियरार्की थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है ना, या हियरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन की नीड्स है ना वही ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करती हैं, वही ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर कर चलती हैं। और ये भी माना गया कि ये जो नीड्स हैं ये एक सीक्वेंस में ही फुलफिल की जानी चाहिए, राइट। किस तरीके से, ये एक बहुत ही पॉपुलर जो है हियरार्की ऑफ जो नीड हियरार्की थ्योरी है, काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। और कुछ इस तरीके से नीड्स को इन्होंने लेवल में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला लेवल दैट इज द साइकोलॉजिकल लेवल। वहाँ पर क्या माना गया कि जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स। सबसे पहले एक इंसान को क्या चाहिए, सबसे पहले एक इंसान की बेसिक नीड्स, यहाँ पर आप इसको बेसिक भी बोल सकते हो, सबसे पहले एक इंसान की बेसिक नीड्स जो है उनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसका रोटी कपड़ा और मकान वाली जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग तो आपकी सबसे पहली नीड होती है कि आपको सेटिस्फाई जो है आपको
ऑर्गेनाइजेशन में जान पहचान मिल जाए। ऑल यू नीड टू फुलफिल इज द फर्स्ट नीड, दैट इज आपको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आपकी ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या आता है, जब एक एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, उसकी जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब वो रोटी कपड़ा और मकान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाता है, देन ही मूव्स टूवर्ड्स द सेफ्टी। फिर उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको हेल्थ सेफ्टी चाहिए, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, और उसे इंश्योरेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को अपनी लाइफ को सिक्योर कर कर चलना है, मुझे फाइनेंशियली अपनी लाइफ को सिक्योर कर कर चलना है कि आगे आने वाले टाइम में मैं अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसे क्रिएट कर सकूं। देन केम द लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जैसे ही मेरी सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल होती हैं, तो मेरी नेक्स्ट नीड जो आती है वो ये आती है कि मेरे को फ्रेंड्स में, फैमिली में, मेरी इवन ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है वहाँ पर मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मेरे काम को समझा जाए, मेरे काम को पहचाना जाए, राइट। सोशल कनेक्शंस डेवलप करने स्टार्ट करता है एक ह्यूमन। तो पहले बेसिक नीड्स को फुलफिल किया, फिर जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ध्यान गया। देन आया कि मेरे को अब एक्सेप्ट किया जाए, मेरे को फैमिली में, मेरे को टीम में और फ्रेंड्स में मेरे को एक्सेप्ट जो है वो किया जाए, है ना। फिर उसके बाद आती हैं आपकी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में अब उसे क्या चाहिए कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे सपोर्ट करे, उसके काम को रिकॉग्नाइज करे, उसके काम के हिसाब से उसे प्रमोट करे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएं। तो इफ़ यू कैन सी कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं फॉर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, इस तरीके से किया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर द एस्टीम नीड्स जो एक एम्प्लॉय को मेंटली काफ़ी सेटिस्फाई कर कर चलते हैं, है ना। और उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर चुके हो, आप क्रिएटिव बन चुके हो, यू आर नाउ फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ, है ना। जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हो तो फिर आप अपने आप को और ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हो दैट यू ग्रो मोर, अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पर आप पहुंचना चाहते हो। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग जनरली लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होने के बाद ही आप अपर लेवल नीड पर जाते हो। डू नॉट क्रॉस दीज थिंग्स, है ना। तो आप स्टेप वाइज चलते हो और स्टेप वाइज चलते हुए आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर कर चलते हो। क्लियर है। आगे बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है हमारे को डॉगलस मैक जॉर्जर ने दी, जिन्होंने बोला कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके दो टाइप के व्यूज होते हैं, दो टाइप के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक हमारे पास होती है थ्योरी एक्स और एक हमारी थ्योरी चली गई वाई में, उनके दोनों के पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जो तो थ्योरी एक्स है ना, उन्होंने बोला यहाँ पर जो मैनेजर है वो ये मानता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें नेचुरली काम करना पसंद नहीं है। एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ही लेज़ी हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर उन्हें हम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए और ऐसे मतलब अकाउंटेबिलिटी करवाए बिना उन्हें अगर हम छोड़ दें तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, वो काम से बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैनेजर जो थ्योरी एक्स के अंडर जो मैनेजर्स आते हैं, दे थिंक कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा एंड इवन कभी कभी उन्हें पनिश भी करना पड़ेगा ताकि उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो कंट्रोल, डायरेक्ट, सुपरवाइज का रोल जो है वो यहाँ पर मैनेजर प्ले कर कर चलता है। ऑन द अदर हैंड जो थ्योरी वाई है वो ये कहती है, यहाँ पर जो मैनेजर है उसका थॉट पर्सपेक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट है देन द थ्योरी एक्स। यहाँ पर एम्प्लॉय को माना जाता है कि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है। अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ट्रस्ट किया जाए अगर उनके ऊपर, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन दी जाए तो वो खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं काम करने का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो आज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो थ्योरी एक्स को ज़्यादा फॉलो करेंगी या थ्योरी वाई को? तो ऑब्वियसली वो लोग थ्योरी वाई को फॉलो करेंगी, क्योंकि आजकल इनोवेशन, टीम वर्क,
एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो जो हमारी थ्योरी वाई है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर कर चला जाता है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करो, और अगर आप उन्हें मोटिवेट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो दे विल टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर कर चलेंगे। सो दैट वाज अबाउट द एक्स एंड वाई थ्योरी। अब एक और थ्योरी है, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। देखिए हर थ्योरी ना अलग अलग तरीके से चल रही है। हमने पहले बोला कि एम्प्लॉयज सिर्फ मशीन है क्लासिकल थ्योरी में, फिर बिहेवियरल थ्योरी में हमने बोला कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके ह्यूमन इमोशंस के ऊपर ध्यान दिया गया, फिर नीड ही आर की थ्योरी पढ़ी, फिर हमने एक्स एंड वाई थ्योरी पढ़ी। तो अलग अलग थ्योरीज है, एक एक थ्योरी आप वॉच कर कर उसे पॉज कीजिए एंड देन उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। थोड़ी मतलब अलग अलग थ्योरीज एक साथ आ रही हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट इंडिविजुअली अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा टाइम गैप लेकर समझोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, राइट। तो हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है। इन्होंने बोला कि मतलब जो हमारी टू फैक्टर थ्योरी, मतलब दो ही फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन्होंने फैक्टर्स को मोटिवेशन और हाइजीन में डिवाइड कर दिया, या सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर थ्योरी में डिवाइड कर दिया। तो इसके नाम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एंड सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी भी जो है वो आ जाती है ना। तो इन्होंने ये कहा कि सिर्फ सैलरी बढ़ा देने से एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं हो जाते। उन्होंने फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले आए मोटिवेटर्स, जिनकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कोई अचीवमेंट, आपने उनके काम को रिकॉग्नाइज किया, आपने इवन उन्हें चैलेंजिंग काम दिया। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, दे लाइक टू डू चैलेंजिंग वर्क, तो उन्हें जब चैलेंजिंग काम दिया जाता है दे फील मोटिवेटेड कि उन्हें इस लायक समझा गया कि वो इस काम को कर सकते हैं, तो दे पुट इन मोर एफर्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, किसी को लीड बना दिया जाए, किसी को यू नो कुछ लोगों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, एक प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो उसमें भी वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं कि मुझे बाकियों से बेहतर समझा गया, एंड दे वर्क मोर, है ना। तो मोटिवेटर्स जो हैं ये आपको डायरेक्टली जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करें। ऑन द अदर हैंड जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स, अब इस हाइजीन को आप जो है सैनिटेशन और ये वाली हाइजीन पे नहीं लेकर जाएंगे। ये हाइजीन फैक्टर्स क्या है, बेसिक फैक्टर्स हैं। जैसे मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे रही, है ना, आपको टाइम पे सैलरी दे रही है, आपको एसी वगैरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो सिटिंग एरिया है वो बहुत अच्छा है, सो दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एसी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एम्प्लॉयज काम ही नहीं करेंगे। तो ये जो है हाइजीन फैक्टर्स जो हैं दे प्रिवेंट द जॉब डिससेटिस्फैक्शन, मतलब इनके होने से एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं, बट इनके ना होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी लगने से आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाओगे और बहुत अच्छे से काम करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, इनके होने से आपको कोई स्पेशल मोटिवेशन नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो हाइजीन फैक्टर में आगे जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन है, सैलरी और उससे रिलेटेड आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी मिल रही हैं, ऑल ऑफ दीज कवर अंडर द हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेटर्स क्या है, डायरेक्ट मोटिवेटिंग फैक्टर्स है कि इनके होने से, इनकी हैपनिंग से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बट यस आपकी डिससेटिस्फैक्शन जो अगर आपको किसी भी काम से हो रही है, तो डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करने में दे विल हेल्प, राइट। नेक्स्ट कम्स द क्वांटिटेटिव स्कूल। क्वांटिटेटिव से समझ में आ रहा है, अब हम आ चुके हैं डेटा के ऊपर। अभी तक हमने बहुत अलग अलग चीज़ों की बात करी, कभी हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कभी हम नीड्स की बात कर रहे हैं, कभी हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, कभी हम लोग जो है एम्प्लॉय की बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अब हम आए हैं डेटा के ऊपर।
हम कह रहे हैं कि जो डिसीजंस हैं वो इंट्यूशन से नहीं, फैक्ट्स, नंबर्स, इनके बेसिस पर लिए जाएंगे। तो अगर आप फैक्ट्स और नंबर्स के बेसिस पर डिसीजंस लोगे तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल एनालिसिस करने पड़ेंगे। मैथमेटिकल कह सकते हो, स्टैटिस्टिकल कह सकते हो, आपको अलग अलग टाइप के डेटा एनालिसिस करने पड़ेंगे और यही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएगा। यानी गेस वर्क जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आपको यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस थ्रू द राइट एनालिसिस। ठीक है ना, आपको सही डिसीजंस लेने हैं थ्रू द राइट एनालिसिस। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्कूल्स में आपके पास क्या है, जो आपकी अप्रोच है वो डिसीजंस लिए जाएंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स, है ना। अब यहाँ पर राइट डिसीजन थ्रू राइट एनालिसिस की बात की गई है, और बैंकिंग सेक्टर में अभी हम इसी अप्रोच को फॉलो कर कर चलते हैं फॉर लोन अप्रेजल्स, फॉर रिस्क एनालिसिस, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन। सब के सब जो है वो डेटा बेस्ड ही होते हैं, गैस वर्क के ऊपर कुछ भी नहीं चलता। क्लियर है, क्वांटिटेटिव मतलब डेटा बेस्ड। नेक्स्ट कम्स द सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारे को डेनियल ने और बर्टन लेफे ने दी। ठीक है ना, यहाँ पर अभी तक हम जो जितने भी हमने स्कूल्स डिस्कस किए, जितने भी हम पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर हम लोग हर डिपार्टमेंट को ना अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सिस्टम स्कूल क्या कह रहा है कि सब डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर अलग, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग, फाइनेंस अलग, ऐसा नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हर अगर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी डिपार्टमेंट्स पर भी जाता है ना। सो इसीलिए आपको ऑन द होल जो है देखकर चलना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग इनपुट्स लेकर चलने हैं, उन्हें प्रोसेस करना है और प्रोसेस कर कर आपको आउटपुट्स को जनरेट करना है। ठीक है ना, तो आपके जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, राइट। यहाँ पर जो हमारा एक मतलब फोकस है, टारगेट है, दैट इज ऑन द सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि 2+2 इज इक्वल्स टू 5, है ना। कि जब अकेले अकेले आप इंडिविजुअल वर्क करते हो तो दैट इज नॉट ऑफ अ ग्रेट आउटपुट, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। बट इफ़ यू वर्क इन कोलैबोरेशन, इफ़ यू वर्क विद टीम वर्क, है ना, तो आपका जो सिनर्जी इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो जिस वजह से 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट इक्वल्स टू 5, वो 5 तक पहुंच जाता है। जैसे कहते हैं एक और एक 11 हो जाते हैं, वही वाली बात है सिनर्जी इफेक्ट की। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कंबाइंड एफर्ट्स लेकर चलते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं। सो इसीलिए सिस्टम्स स्कूल क्या कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द होल देखो, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, सब चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। एक जगह गड़बड़ी होगी तो सब जगह उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए पूरा यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप लेकर चलो, राइट। देन कम्स द कंटिजेंसी स्कूल। अब ये अप्रोच ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल टाइप की अप्रोच है, इसका सिर्फ एक ही मैसेज है कि देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज। एक ही तरीका नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, देर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो आपकी जो बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है वो क्या होगी, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिंगल तरीके से हर चीज़ को आप नहीं मैनेज कर सकते, एक ही तराजू से आप सब चीज़ों को नहीं तोल सकते। तो अगर अलग अलग सिचुएशंस हैं, इफ़ यू आर मैनेजिंग अ फैक्ट्री, इफ़ यू आर मैनेजिंग अ हॉस्पिटल, इफ़ यू आर मैनेजिंग अ स्टार्टअप, इफ़ यू आर मैनेजिंग अ बैंक, तो हर चीज़ को मैनेज करने का अलग अलग तरीका होगा। एंड आई वुड इवन से कि अगर मैं बैंक्स की भी पर्टिकुलरली बात करूं, तो अगर एक बैंक को ही मैनेज करना हो, एक बैंक है जो सिटी के एक प्रोमिनेंट एरिया के अंदर सेटअप है, एक बैंक है जो मेरा रूरल एरियाज में सेटअप है, तो वहाँ पर भी इन दोनों को मैनेज करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। चाहे सेम ही मैनेजर को दोनों जगहों पे मैनेज करना हो, लेकिन सिचुएशन अलग है, तो मैनेजर का मैनेजमेंट स्टाइल भी अलग अलग हो जाएगा। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं, और उसके बेस पर आपकी मैनेजमेंट जो है वो डिपेंडेंट रहती है। वेर एज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अब जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ कि सिटी और रूरल एरिया वाली, है ना,
अगर आपका कस्टमर फुटफॉल ही अलग अलग है सिटी बैंक में और रूरल बैंक में, तो अगर आप मतलब आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन का तरीका है, कस्टमर के साथ डीलिंग का तरीका है, एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वही चेंज हो जाता है सबसे पहले, है ना। तो आपका जो कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, इकोनॉमी किस तरीके की है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके के हैं, वो भी आपके बिहेवियर को, आपके मैनेजमेंट स्टाइल को काफ़ी इम्पैक्ट कर कर चलते हैं, राइट। देन कम्स द कंटेम्प्ररी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये सभी अप्रोचेस के बेस्ट बेस्ट चीज़ों को चूज कर कर कंटेम्प्ररी स्कूल बनाया गया। तो प्रेजेंट टाइम की जो मैनेजमेंट है वो कंटेम्प्ररी स्कूल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस है कि कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट जो है हमें लानी पड़ेगी, इनोवेशन हमें करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, ताकि हम लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर पाए, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कुछ सेटअप कर दिया और हम उस पर फिक्स्ड होकर बैठ गए। वी नीड टू मेक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, वी नीड टू इनोवेट डे बाय डे, ठीक है ना। तभी हमारी लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस जो है वो हो पाएगी। तो इस अप्रोच के अंदर दो कंसेप्ट आएंगे। दो कंसेप्ट क्या क्या आएंगे हमारे पास, एक आएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और एक हमारे पास आएगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस के ऊपर फोकस कर कर चलेंगे, ठीक है ना। ये स्कूल क्यों है मर्ज हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चेंजेस आए, कस्टमर्स की अब जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन कस्टमर हमसे कर रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, एक चीज़ मतलब एक कॉम्पिटिटर ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया तो आपको भी इमीडिएटली उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो आपको फ्लेक्सिबल इनोवेटिव होने की ज़रूरत पड़ेगी और इस सब के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे दो अप्रोचेस मैंने इसके अंडर बोली है आपको, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच और एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। इन दोनों ही अप्रोचेस को कंसीडर कर कर चलते हैं। तो सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे दो कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई कर पाओ, है ना। तो अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से कि टाटा मोटर्स है, और टाटा मोटर्स ने एग्जाम्पल है। तो टाटा मोटर्स जो है, दे थॉट कि ये जो है ये एक इको फ्रेंडली कार्स बनाकर चलेंगे, ठीक है। इको फ्रेंडली कार्स बनाकर चलेंगे तो हम तीन फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि फोकस किस पर होगा हमारा, प्रोसेस क्या होगा, और कस्टमर के फीडबैक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाटा मोटर्स है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इको फ्रेंडली कार्स बनाना चाहती है। तो इनका फोकस क्या होगा, इनका फोकस होगा कि व्हाट दे वांट टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी कार्स, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर हम लोग चल रहे हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड। दे वांट टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी कार्स, ठीक है ना। हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली कार्स ये बनाना चाहते हैं। तो इनका फोकस क्या रहेगा, इनका प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट पर रहेगा, कि जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्वालिटी ये लोग प्रिपेयर कर कर चलें, राइट। तो यहाँ पर किस चीज़ों पर फोकस किया जाएगा कि जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हों, जो व्हीकल है व्हीकल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, और कस्टमर का जो फीडबैक आएगा उस फीडबैक को कलेक्ट कर कर उस फीडबैक को एनालाइज किया जाएगा और फिर इसके बेस पर इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी, है ना। क्योंकि कंटिजेंसी स्कूल है ना, कंटिजेंसी स्कूल ने अभी आपको क्लियर कर दिया कि हमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी है। तो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में अगर हम समझ कर देखें, टाटा मोटर्स जो कि इको फ्रेंडली कार्स बना रहा है, उसका फोकस है कि वो हाई क्वालिटी कार्स बनाए, स्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट करे अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे वो बैटरी लाइफ है, चाहे वो आपका
व्हीकल की ओवरऑल एफिशिएंसी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है ना, एक्सीडेंशियल प्रूफ और जो भी सब चीज़ें हैं। और कस्टमर का फीडबैक जब आएगा उसको कलेक्ट किया जाएगा, उन्हें एनालाइज किया जाएगा और उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट की जाएगी। जैसे कस्टमर ने फीडबैक दिया कि जो बैटरी लाइफ है वो बैटरी लाइफ ठीक नहीं है ना, बैटरी लाइफ जितनी आप प्रॉमिस कर रहे हो उतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं है। तो उसको उस इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा और उसके बेस पर फिर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर कर चलेंगे, है ना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा कि वहाँ पर जो भी बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एम्पावर किया जाएगा, टीम वर्क वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और क्वालिटी जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सबकी जिम्मेवारी मानी जाएगी। फिर कस्टमर के ऊपर तो देखो फोकस रहेगा, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई हमें करना है। तो हम कस्टमर की नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्या नीड्स हैं, ताकि हम अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेटिस्फाई कर पाए। फिर उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि जो भी स्टैंडर्ड मेथड एंड प्रोसीजर्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए, ताकि जो हमारी क्वालिटी है वो आसानी से हम लोग मेंटेन कर पाए। एंड कॉन्टिन्यूसली जो है अपने काम को मॉनिटर किया जाएगा कि उसमें कैसे कैसे नया कुछ लाया जा सकता है, कैसे अपने गैप्स को, देखिए हमेशा आप 100% बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं, तो अपने गैप्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बन पाए, है ना। तो ओवरऑल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, राइट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो अप्रोच है इसमें हमारे पास तीन जो हैं कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एक हमारे पास है एडवर्ड डेमिंग, एक हमारे पास है जोसेफ जुरैन एंड एक हमारे पास है फिलिप बी क्रॉसबाय। तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है कि ऐसे तीन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया, या तीनों का नाम दे दिया जाए और अप्रोच पूछी जाएगी कौन सी अप्रोच जो है इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया कौन सी अप्रोच में, तो वो भी आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगी। तो इस अप्रोच का फ़ायदा क्या है? इस अप्रोच का फ़ायदा कि कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डे बाय डे टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट हो रही है। साथ ही साथ अगर आप टाइम टू टाइम अपने मतलब प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते जाएंगे तो आपके बिजनेस में एरर्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। आपका एम्प्लॉय काफ़ी मोटिवेटेड फील करेगा क्योंकि आप उसको टाइम टू टाइम बीच में इंक्लूड कर कर चल रहे हो और साथ ही साथ आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन आसानी से कर पाएगा, राइट। देन कम्स द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका फोकस किस पे है? इनका फोकस है कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इनोवेशन पर। तो अपने एग्जाम्पल पर दोबारा चलते हैं और फर्क समझ कर देखते हैं, ठीक है ना। हमारा एग्जाम्पल था टाटा मोटर्स का, जहां पर जो कि टाटा मोटर्स एक हमें पता है क्या है, इट इज़ अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये इको फ्रेंडली कार्स बना रहे थे, है ना। तो हम यही एग्जांपल लेकर चल रहे थे कि टाटा मोटर्स ने इको फ्रेंडली कार्स बनाई हैं। सो दैट वाज अंडर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगर अब हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे, फोकस, है ना, प्रोसेस और फीडबैक, कस्टमर फीडबैक। तो हमारे पास यहाँ पर फोकस किस पे रहेगा? अब देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फोकस कहाँ रहेगा? फोकस मेरा रहेगा कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर, है ना। तो यहाँ पर मेरा फोकस जो है वो कहाँ पर है? फोकस है मेरा कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पर। एंड इफ़ यू रिकॉल हमारा प्रीवियसली जब हमने अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की तो हमारा फोकस था वहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट पर, हाई क्वालिटी कार्स बनाने पर। ऐसा नहीं है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेन ध्यान कहाँ है? मेन ध्यान है मेरा कुछ सीखने पर, है ना, ताकि मैं कॉन्टिन्यूस लर्निंग कर सकूँ, ताकि मैं टाइम टू टाइम इनोवेशन लेकर आ सकूँ इन द न्यू कार्स, इसी सेगमेंट में और बेहतरीन तरीके से मैं अपना काम कर सकूं। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस रहेगा कि आप क्या करोगे? लर्न करोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखोगे, है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखोगे ताकि आप नई से नई इनोवेशन जो है वो लेकर आ सको, राइट। आप वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह कंडक्ट करोगे, है ना, ताकि आप जो है वर्कशॉप्स, सेमिनार्स
ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करोगे ताकि आप बेटर रिजल्ट्स जो है वो निकाल पाओ, ज़्यादा इनोवेशन कर पाओ। अब यहाँ पर कस्टमर का जब फीडबैक आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर जब कस्टमर का फीडबैक आएगा तो उस फीडबैक को एनालाइज किया जाएगा। अगर मान लो अगेन डिफेक्ट का ही फीडबैक है तो डिफेक्ट के फीडबैक को रिमूव किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल स्टडी भी की जाएगी कि कहाँ पर कमी आ रही है, क्यों ऐसी कमी आई, ताकि उस कमी से सीखा जा सके और उसको इम्प्रूव किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स को तो रिमूव किया जाएगा और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी जो है उसे लाया जाएगा ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ पाए, है ना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने क्वालिटी को प्रायोरिटी दी थी, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या है? नया नया कुछ सीखना, नया नया कुछ इनोवेट करना। सो जैसे ही आपके पास कस्टमर का फीडबैक आया, आपने उस डिफेक्ट को तो 100% हटाया ही हटाया। उसके अलावा आपने क्या किया? आपने कुछ नया इनोवेट किया ताकि आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उस बैटरी का ही मान लो, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ पाए। आई होप अब आपको TQM और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाटा मोटर्स की हेल्प से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फोकस जो होता है, इट इज़ ऑन द पर्सनल मास्टरी, कि हम जो है अपने सेल्फ लर्निंग कर पाएँ, बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ कर पाएँ, हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाए। शेयर्ड विजन की हमारे जो चैलेंजेस हैं हम उनको ओपन माइंड के साथ सोचकर उनको जो है रिमूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सीखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व कर कर चलते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देखा जाता है, इंटरकनेक्टेड देखा जाता है, रादर देन द आइसोलेटेड डिपार्टमेंट वाइज ना देखकर ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द होल देखा जाता है। ठीक है ना। सो अभी तक हमने मैनेजमेंट की अप्रोचेस को डिस्कस किया है, सारी ही अप्रोचेस को हमने डिटेल में, जहाँ तक जितनी ज़रूरत थी उतना उसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आज के लेक्चर का मेरा टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा आसान समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऑलरेडी बहुत मतलब अपनी नॉलेज से बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे आसानी से। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म डिसीजंस को प्लान कर रहे हो और फिर लॉन्ग टर्म डिसीजंस को आप एग्जीक्यूट कर कर चल रहे हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को आप अचीव कर सको, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जा सको। तो स्ट्रैटेजी जो आपकी आज की पोजीशन है, आप अपनी आज की पोजीशन के बेस पर पाथ चूज करते हो, फिर आप उस पाथ को सस्टेन करने की कोशिश करते हो ताकि आप उस पाथ के अंदर लॉन्ग टर्म लेवल पर आप उस पाथ को अचीव कर पाओ, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ। तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये कह सकते हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना। जैसे मान लो आपको अभी फिलहाल के लिए आपका जो टारगेट है दैट इज टू क्वालिफाई CAIIB। तो अब CAIIB को क्वालिफाई करने के लिए आपने अपने माइंड में डेस्टिनेशन जो है, अपना टारगेट जो है वो सेट कर लिया है। तो अब आपको उस टारगेट की तरफ चलना है, उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, दैट इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना। अब आप ये देखोगे कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ाई करोगे, किस तरीके से आप रिविजन करोगे, आप यूट्यूब से पढ़ोगे, किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करोगे, है ना, कितना टाइम आप डिवोट करोगे, ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें आप बहुत सारी प्लानिंग कर कर चल रहे हो, है ना। तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिल जाती है आपको, इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी अब दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपका पाथ ऑलरेडी काफ़ी क्लियर है, डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे, बेटर आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाओगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज योर टारगेट, है ना। तो आप टारगेट के बेसिस पर, रिवर्स बेसिस पर आते हुए डिसीजंस लेते हो, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है आप उसको अडेप्ट आसानी से कर पाओगे, कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो आप उस अनसर्टेनिटी के साथ डील कर पाओगे बिकॉज यू हैव प्लान्ड ऑलरेडी इन द एडवांस, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, यानी आपके बिजनेस की ग्रोथ सस्टेन्ड रहेगी, राइट। तो प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क है ना। प्लान जो होता है दैट इज ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लान जो है वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं कि क्या करना है ना। लेकिन किसी काम को कैसे करना है वो मेरे लिए क्या होगी, स्ट्रैटेजी होगी। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो प्लान में मेरे पास
प्लान है मेरा कि मैं 20 बैंक ब्रांचेस जो है वो ओपन करने वाला हूँ, है ना। मेरे बैंक का इस टाइम का जो प्लान है वो ये है कि दैट आई हैव टू ओपन 20 बैंक ब्रांचेस। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ टू ओपन दोज ब्रांचेस, ठीक है ना। उनको कहाँ कहाँ ओपन करना है, वो रूरल एरिया होगा, वो बैकवर्ड एरिया होगा, वो मेरा सिटी एरिया होगा, किस तरीके से मुझे प्लानिंग करनी है, किस तरीके से मैं उसका एग्जीक्यूशन करूंगी अपने प्लान का, वो मेरे लिए क्या होगा, स्ट्रैटेजी होगा। अब स्टार्ट प्लान जो है वो मेरा एक फिक्स्ड रोड मैप है कि जो मैंने बनाया, मुझे 20 ब्रांचेस ओपन करनी है तो बस करनी है ना। लेकिन स्ट्रैटेजी में अप्रोच थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी, क्योंकि जब मैं डिटेल में जाऊंगी, मैं चीज़ों को स्टडी करूंगी, तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है, वो कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मेरे लिए कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी। अगर सिटीज़ में ऑलरेडी, मान लो सिटी में मेरे 2-3 ब्रांचेस हैं, तो मैं वो और ब्रांचेस क्यों ओपन करूंगी, मैं ऐसी जगह पर ब्रांच ओपन करूंगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में। तो यहाँ पर टास्क कंप्लीट किया जाता है प्लान के अंडर, बट स्ट्रैटेजी में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हो, आप डीप डाइव करते हो जब चीज़ों में, तो इट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर द बिजनेस। प्लान शॉर्ट टर्म है, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म है ना। तो उसके बाद आपके पास अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, देन कम्स द बिजनेस स्ट्रैटेजी, एंड देन कम्स द फाइनेंश फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का फोकस तो होगा कंपनी की कंप्लीट डायरेक्शन के ऊपर, बिजनेस स्ट्रैटेजी का फोकस होगा कि बिजनेस जिस चूजन मार्केट या जिस चूजन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिवली वो कैसे काम करेगा। और फंक्शनल स्ट्रैटेजी में बिजनेस के रिसोर्सेज को अलग अलग फंक्शनल एरिया में कैसे लगाया जाएगा। तो मोटा मोटा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओवरऑल बिगर अप्रोच हो गई, थोड़ा ओपन माइंडसेट, बड़े लेवल पर सोचना हो गया। बिजनेस स्ट्रैटेजी में आपने जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज, कॉम्पिटिटर से एज कैसे लोगे, वो आ जाएगा। और फंक्शनल स्ट्रैटेजी में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज कर कर अपने बिजनेस को रन करोगे, तो वो आपके पास फंक्शनल स्ट्रैटेजी में आ जाएगा, राइट। इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में क्या आएगा, आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, यानी आप ओवरऑल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हो। और इम्प्लीमेंटेशन पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। जब आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बाद इवैल्यूएशन और कंट्रोल कर कर चलते हो, दैट इज यू चेक कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो स्ट्रैटेजी ठीक से आपकी डिप्लॉय हुई या नहीं हुई, कहाँ कमी आई, उन सब चीज़ों को यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जहाँ पर हमने मैनेजमेंट अप्रोचेज और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। दिस इज योर समरी शीट, जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को आसानी से समराइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो आज वाले क्वेश्चंस, मतलब आज वाले कंसेप्ट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, अ बैंक इज फेसिंग डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय मोराल डिस्पाइट ऑफरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है वो डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एम्प्लॉय ने बोला कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, मोनोटोनस काम है, लिमिटेड करियर ग्रोथ है, इसके बारे में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो कौन सी थ्योरी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो ये आपकी हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। कि हमने वहाँ पर पढ़ा कि 2 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें स्टडी किया जाता है। मतलब आपके पास जो फैक्टर्स है उसमें हमने मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स की बात की थी। तो खाली आप जो है अगर सैलरी दे रहे हो, दैट इज नॉट ओनली गोइंग टू keep the employees motivated और keep them working in a good condition। अगर आप जो है मोटिवेशन फैक्टर्स को इग्नोर कर कर चल रहे हो, जिसमें आपने रिकॉग्निशन नहीं दी है, जिसमें आप एक सिंपल एक ही काम को बार बार करवाए जा रहे हो, सो दे डू नॉट फील मोटिवेटेड, जिस वजह से जो एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, या उनका मोराल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उनका मोराल लूज हो रहा है, ठीक है ना। तो हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स अ प्लान फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी। प्लान फोकसेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन द टास्क कंप्लीशन। नो, ये उल्टा दिया हुआ है। देन स्ट्रैटेजी इज जनरली शॉर्ट टर्म, प्लान इज लॉन्ग टर्म, ये भी उल्टा दिया हुआ है। स्ट्रैटेजी आंसर्स हाउ वाइल द प्लान आंसर्स व्हाट। क्या करना है इज अ प्लान,
कैसे करना है इज अ स्ट्रैटेजी। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर है, अ बैंक कंडक्ट्स अ कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट्स नॉलेज शेयरिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। तो कौन सी प्रैक्टिस बैंक कर रहा है? इज इट क्लासिकल मैनेजमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट? तो देखिए, ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉयज को एनकरेज करना, नॉलेज बढ़ाना, तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्लासिकल मैनेजमेंट तो बात कर रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मशीन से चलती है ना। उन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रही थी, और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट आपकी डेटाबेस थी। सो आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स इन अ गुड वे। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट, एंड यू कैन इवन कॉल अस ऑन 8146207241 and email us on hello@edutap.co.in for any kind of doubts and queries regarding JIB and CAIB। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, टेक केयर।